सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं तो संगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हारी स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज का मेरा वीडियो है, तो जैसे आपने टाइटल से और बेसिकली थंबनेल से पढ़ लिया होगा कि हम आज कैम्स यानी बेसिकली कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ये जो इसका आईपीओ आने वाला है उसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हम बेसिकली जो कैम्स जो कंपनी है उसका पूरा ओवरव्यू देने वाले, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो कैसे पैसे कमाती है, उसका मोट क्या है, बेसिकली उसमें अच्छी चीज़ें क्या है, मीन्स बेसिकली उसका जो ग्रोथ है वो कैसे हो सकता है, देन अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या क्या रिस्क झेलना पड़ सकता है, और ये सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, सो मेरे हिसाब से वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, सो आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर आप इस कैम्स के आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हो तो आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, सो चालू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का वीडियो। सो ये जो कैम्स है वो बेसिकली उसका आईपीओ आ रहा है। सो उसका जो DRDF है यानी बेसिकली ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, सो बेसिकली वो मीन्स कभी भी कोई भी कंपनी का आईपीओ आता है सो वो कंपनी एक ऐसा प्रोस्पेक्टस निकालती है जिसमें उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल दिया रहता है। सो अभी उस चीज़ को आप एक रिपोर्ट की तरह मान सकते हो। सो बेसिकली 300 पेज का है। सो अभी वो 300 पेज तो मेरे हिसाब से कोई नहीं पढ़ने वाला, मीन्स बहुत पकावे रहते हैं। सो इसीलिए वो जो पूरा 300 पेज का जो मीन्स पूरा कंपनी का ओवरव्यू है वो मैं आपके सामने इस वीडियो में थोड़ा समरी में बताने वाला हूँ। ठीक है, सो मीन्स आपने कभी ऐसे सोचा है कि मीन्स कोई कंपनी होगी, वो कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर चल रही है, यानी अगर दूसरी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो बेसिकली इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। यानी बेसिकली वो कंपनी अपना काम करती आ रही है, वो कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट करेगी, ऐसा करेगी वैसी करेगी, और ऐसा कर करके वो अपना मीन्स जो उनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ाती जा रही है। लेकिन ये जो कंपनी है इसको ना एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खाली वो सामने वाली कंपनी यानी जो पहली कंपनी है उसका अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो अपने आप इस कंपनी का भी रेवेन्यू बढ़ेगा। इसको हम बेसिकली रीच बोल सकते हैं। रीच यानी वो बेसिकली जो दूसरी वाली कंपनी है उसका खून पीती है, मीन्स खून पीते तो नहीं असली में, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं। सो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने में कितना मजा आएगा कि हाँ भाई, जो पहली वाली कंपनी है वो सब करती आ रही है, लेकिन जो दूसरी वाली कंपनी है वो कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ बैठे बैठे कमा रही है। सो ऐसे करने में हमें बहुत मज़ा आता है। और अगर वैसी कंपनी में एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है। सो अगर हम कुछ कंपनियों की बात करेंगे सो उन कंपनी में आती है CDSL, NDSL। ठीक है, सो मीन्स ये सब डिपॉजिटरी कंपनी है, यानी आप कभी भी मीन्स अपने अकाउंट बनाते हो, यानी मीन्स आप शेयर मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आपको बेसिकली एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है और साथ ही एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अगर आपका शेयर मार्केट में अकाउंट नहीं है सो आप फ्री में बनवा सकते हो। ठीक है, सो उसके बाद हमने वीडियो बनाया, उसका लिंक ऊपर आई बटन में, आप चाहे तो देख सकते हो। ठीक है, सो भी अकाउंट बनाना पड़ता है। सो ये डीमैट अकाउंट होता है वो बेसिकली डिपॉजिटरी के साथ बनता है, यानी CDSL और NDSL के साथ। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा देश है उसमें जितने ज़्यादा नए नए अकाउंट बनेंगे, यानी कोई भी कंपनी यानी जीरोधा या फिर अपस्टॉक्स, कोई भी कंपनी कितनी मार्केटिंग करके, कितनी भी ऐड करके, कितने भी पैसे खर्च करके वो जितने ज़्यादा अकाउंट बनवाएंगे, यानी जितने ज़्यादा लोगों का अकाउंट बनेगा उतना ज़्यादा फायदा CDSL को और NDSL को होगा बेसिकली। ठीक है, सो मीन्स CDSL को और NDSL को बेसिकली पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो सब पैसा जो ब्रोकर्स है यानी जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, ये लोग सब लोग पैसा खर्च करते हैं और अपने आप वो लोग में जितने लोगों का अकाउंट बनवाएंगे बेसिकली उनका रेवेन्यू बढ़ेगा और उनके साथ ही साथ जो CDSL, NDSL इनका रेवेन्यू भी बढ़ने वाला है। सो ये जो बेसिकली CDSL, NDSL करती क्या है, वो सिर्फ इतना करते हैं कि आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो सो वो स्टॉक का डेटा अपने पास रखती है, मीन्स वो सिर्फ डेटा संभालती है। मीन्स जो आपका स्टॉक रहता है वो डीमैट फॉर्म में रहता है, यानी डीमटेरियल फॉर्म में, यानी वो मीन्स पेपर नहीं होता बेसिकली, वो डिजिटल फॉर्म में होता है, वो वर्चुअल होता है। सो वो सब डेटा मीन्स स्टॉक का डेटा कब खरीदा था, कितने टाइम पे खरीदा था, किस प्राइस पे खरीदा था, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सब चीज़ें ये जो डिपॉजिटरी है यानी CDSL, NDSL ये सब मैनेज करती है। ठीक है, तो मीन्स बेसिकली ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो दूसरी कंपनियों का सिर्फ डेटा मैनेज करती है, जैसे CDSL करती है, यानी वो सब ब्रोकर्स का सिर्फ डेटा मैनेज करती है कि उन्होंने कितने स्टॉक खरीदे थे, कितने में खरीदे थे, मीन्स वो वर्चुअल स्टॉक हैंडल करती है। सो ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो सिर्फ दूसरी कंपनियों का डेटा हैंडल करती है और उससे उनको पैसा मिलता है और उनको एड वीड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, सो ऐसी एक कंपनी कैम्स है। एक कैम्स करती क्या है, कैम्स बेसिकली जो म्यूचुअल फंड होता है उनका डेटा संभालती है। कौन सा डेटा, यानी बेसिकली आप समझिए आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो सो आपको कितने यूनिट मिलेंगे, NAV यानी इसका एवरेज प्राइस है वो कितना होने वाला है, डिविडेंड पेमेंट, और ये सब चीज़ें बेसिकली जो कैम्स है वो मैनेज करती है। सो कैम्स इसके साथ साथ ये सब डेटा मैनेज करती है और उसके साथ ही साथ वो एक रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी है, यानी RTA है। सो कारवी भी इसी फील्ड में आती है, लेकिन जो कैम्स है उसके पास हम बोल सकते हैं उसके पास एक मोनोपोली है। जो ये जो इंडस्ट्री यानी RTA यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी, उसका 70% शेयर, जी हाँ, उसका 70% मार्केट शेयर कैम्स के पास है। सो अगर हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुछ टॉप नेम्स हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे HDFC, ICI, कोटक, SBI। सो ये सब जितने बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं
वो लोग सब लोग कैम्स को अपना डेटा देते हैं मैनेज करने के लिए, ठीक है। और इसी वजह से जो कैम्स है उसके पास तकरीबन 70% मार्केट शेयर है। और कैम्स और भी बहुत सारी चीज़ें करती है, जैसे अगर हम बात करेंगे सो पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी हम लोग को नहीं करती, बेसिकली जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उनको करती है। और इसके साथ ही साथ वो केवाईसी प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस रिपोजिटरी की तरह भी एक्ट करती है, वो अकाउंट ओपनिंग का भी डेटा हैंडल करती है, ये सब चीज़ें कैम्स करती है, ठीक है। सो मीन्स अभी आपको पता चल चुका है कि जो कैम्स का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन जो कैम्स है उसका 83% रेवेन्यू सिर्फ म्यूचुअल फंड के डेटा हैंडल करने से आता है, ठीक है। सो मीन्स अभी आपको जो कैम्स है उसका बिजनेस बड़ा पता चल चुका होगा कि वो मीन्स बेसिकली जो डेटा है उसको प्रोसेस करती है, ठीक है। सो अभी हम जानते हैं थोड़ा आईपीओ के बारे में। सो ये जो आईपीओ होने वाला है, जो कैम्स का जो आईपीओ है वो नॉर्मली मीन्स पब्लिक ऑफरिंग नहीं है, वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी के पहले जितने शेयर होल्डर्स थे वो अपने शेयर बेचने वाले हैं। सो अगर हम अभी कंपनी के पहले शेयर होल्डर्स की बात करेंगे तो उनमें कुछ नाम आते हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे HDFC। सो हाँ, सो HDFC ने भी इसके कुछ शेयर होल्डिंग है उनके पास, और NSE लिमिटेड उनके पास भी इसकी शेयर होल्डिंग है। सो बेसिकली जो NSE लिमिटेड है वो अपने शेयर इस ऑफर फॉर शेयर में बेचने वाले हैं। सो इस ऑफर फॉर सेल में NSE लिमिटेड ये जो कंपनी है जिसकी हम बात करें कैम्स, उसका 37.48% जो शेयर है वो NSE लिमिटेड के पास है, और जो NSE लिमिटेड है वो अपना पूरा का पूरा शेयर इस आईपीओ में बेचने वाली है, ठीक है। सो यानी ये जो ऑफर फॉर सेल है उसमें NSE लिमिटेड अपने शेयर इस कंपनी के बेचने वाली है। सो अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि ये जो NSE लिमिटेड है वो बेच क्यों रही है, मीन्स कंपनी में कुछ ना कुछ होगा इसलिए तो बेच रही है, जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स आपको पता रहेगा कि मीन्स ये जो फाइनेंस सेक्टर है उसमें मीन्स जो रेगुलेटरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, यानी जो हमारी सेबी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से मीन्स वो बार बार अपने रूल्स चेंज करती रहती है। यानी जो NSE थी जब उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था सब उन्होंने कुछ रूल्स वायलेट किए थे, कुछ रूल्स ब्रेक किए थे, जिसकी वजह से सेबी ने यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसने जो NSE लिमिटेड है इसको कहा था कि तू अपने जितने भी शेयर होल्डिंग्स है वो सब बेच दे। तो जिसकी वजह से जो NSE लिमिटेड है वो अपनी शेयर होल्डिंग जो ऑफर फॉर सेल है, यानी हम बेसिकली इसको IPO बोल सकते हैं। सो ये जो ऑफर फॉर सेल होने वाला है उसमें NSE लिमिटेड अपना 37.48% शेयर इस कंपनी का बेचने वाली है। सो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा कि अभी हम ये जो IPO इसमें इन्वेस्ट क्यों करें, क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी अभी हम IPO खरीद लेते हैं, जैसे कंपनी लिस्ट हो जाएगी मीन्स वो कंपनी ज़्यादा प्राइस पर लिस्ट होने वाली है, सो तभी हम बेच देंगे जिससे हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा शॉर्ट टर्म में। सो हमें क्या करना चाहिए, सो इस सवाल का जवाब मैं वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ, ठीक है। सो उसके पहले लेकिन हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, इसमें हम इस कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, मीन्स थोड़ा मीन्स कंपनी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम थोड़ा गौर फरमा देते हैं। सो अगर हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे, सो ये जो इंडस्ट्री है यानी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, जिसमें बेसिकली अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ग्रोथ होगा तो जो कैम्स है उसका भी रेवेन्यू में भी ग्रोथ होगा, उसकी बिजनेस में भी ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड का डेटा कैम्स मैनेज करती है। सो ये जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें तकरीबन 13.5% का CAGR मिल रहा है, यानी हर साल तकरीबन 13% के हिसाब से 13.5% के हिसाब से उसका ग्रोथ हो रहा है। सो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, सो जो इंडिया है ये देश में मीन्स बहुत कम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत कम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। सो इसकी वजह से मीन्स इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसमें जो यूथ पॉपुलेशन है यानी जो जवान बच्चे 18 साल से बड़े और बेसिकली 40 साल से छोटे ऐसे लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। सो वो लोग सब इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो मार्केट है यानी जो पूरी इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वो बहुत ग्रो कर सकती है। सो इसीलिए अगर आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जो कैम्स है वो पूरा डेटा मैनेज करती है। सो इसलिए जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर आगे बढ़ेगी तो बेसिकली वो सब डेटा इसको देना पड़ेगा। सो बेसिकली जो कंपनी है उसका रेवेन्यू बढ़ने वाला है, उसका ग्रोथ भी होने वाला है। सो इसलिए जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल भी अच्छी इंडस्ट्री है। देन अगर हम इस कंपनी की बात करें कैम्स की, तो इसका जो रेवेन्यू है उसका वो तकरीबन 87% रेवेन्यू उसका म्यूचुअल फंड से आता है। तो इसलिए अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो बेसिकली कैम्स भी ग्रो करने ही वाला है। और साथ ही साथ ये सब चीज़ें तो है, लेकिन इस कंपनी के ऊपर जीरो डेप्थ है, यानी इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी उधार या फिर 1 रुपये का भी लोन नहीं है, ठीक है। सो ये भी एक अच्छी बात है। देन और भी कुछ अच्छी बात है, जैसे इस कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी इस कंपनी के पास जितना भी पैसा है वो उसके ऊपर कितना रिटर्न कमा पाती है, वो भी तकरीबन 32% के आसपास है, जो कि काबिल तारीफ़ है। यानी वो कंपनी अपने पैसे के ऊपर 30% के ऊपर रिटर्न कमा पाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देन अगर हम इसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ की बात करेंगे वो भी 12.5% के आसपास है। एंड देन अगर हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे वो भी तकरीबन 17% के आसपास है। सो ये एक बहुत अच्छा साइन है, यानी इसका जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 12.5% से ग्रो हो रहा है, लेकिन जो इसका प्रॉफिट है वो तकरीबन 17% से ग्रो हो रहा है। सो इससे हमें देखने मिलता है कि जो कंपनी है उसका जो मार्जिन है वो बढ़ते आ रहे हैं, यानी जो इसका मार्जिन है वो भी अच्छा खासा बढ़ते आ रहा है, उसमें भी ग्रोथ मिलने वाला है। क्योंकि इसका जो रेवेन्यू है वो समझ जाए इतना था और अभी इतना बढ़ा, 12.5% का इंक्रीज़ हुआ, लेकिन जो इसका जो प्रॉफिट था जितना था उसके नॉर्मल लेवल से तकरीबन 17% ऊपर गया, यानी जो हमारा प्रॉफिट था वो रेवेन्यू से ज़्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि या तो इसके मार्जिन अच्छे हो रहे हैं
या फिर इसका जो पुराना इन्वेस्टमेंट था उस पर इसको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, जो कि दोनों ही बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे अगर इस कंपनी के मोड की बात करेंगे, सो हमने बेसिकली कंपनी के इंडस्ट्री की बात कर दी, प्रॉफिट, रेवेन्यू, मार्जिन, ये सब चीज़ों की बात कर दी। सो अभी हम कंपनी के बेसिकली मोड की बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो इस कंपनी को बाकी सब कंपनी से ऊपर लेके आती है, यानी इस कंपनी के पास ऐसे कौन से बिजनेस एडवांटेज है। सो जो सबसे पहला बिजनेस एडवांटेज है वो यही है कि जो ये जो कंपनी है वो मार्केट लीडर है बेसिकली, यानी जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो सब इसकी क्लाइंट है, जिसकी वजह से इसका जो क्लाइंट बेस है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस पर भरोसा करती है, जिसकी वजह से इसका गुडविल भी बहुत अच्छा खासा है। सो जो दूसरा एडवांटेज है वो यही है कि जो जिस इंडस्ट्री में उसमें जो एंट्री बैरियर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है। और अभी आप पूछोगे कि हमें ऐसा कैसे पता चलता है। सो अगर आप बात करेंगे इससे जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जैसे HDFC, ICI, SBI, कोटक, ये सब जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनियाँ हैं वो सबको जो अपना डेटा है वो सब कैम्स के पास देती है। सो अभी समझ जाए कि कैम्स ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से जितने बड़े बड़े उसकी जो क्लाइंट है उसको कंपनी शिफ्ट करनी पड़ेगी, उसको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। सो इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो कंपनी शिफ्ट करने में बहुत पैसा लगने वाला है। पैसा क्यों लगेगा? क्योंकि इसके पास जितना भी डेटा था वो सब कैम्स मैनेज करी थी। सो भी वो डेटा सब कैम्स के पास रह जाएगा। सो डेटा खो गया पहले वाला, और ये जो पूरा प्रोसेस है यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी में जाने के लिए इनको थोड़ा टाइम लगने वाला है, जिसकी वजह से उनका जो बिजनेस है उसमें हमें थोड़ा डिस्रप्शन देखने मिल सकता है, जिसकी वजह से जो स्विचिंग कॉस्ट है यानी कंपनी चेंज करने का जो कॉस्ट है वो बहुत भारी हो जाता है। सो इसलिए हमें इससे पता ही चलता है कि जितने भी कंपनियां जितने भी क्लाइंट अभी कैम्स के पास हैं वो कैम्स के पास रहने ही वाले हैं, वो कंपनी चेंज करने नहीं वाले। और अगर मीन्स कुछ हो गया तो मीन्स बेसिकली कुछ क्लाइंट कर सकते हैं, लेकिन मेनली बहुत सारे क्लाइंट नहीं करने वाले, जिसकी वजह से अगर कोई नया प्लेयर आता है मार्केट में यानी कैम्स की इंडस्ट्री में कोई नया प्लेयर आता है, सो बेसिकली उसके पास कोई क्लाइंट ही नहीं मिलेगा, सो वो बैंकरप्ट हो जाएगा। सो इसकी वजह से जो एंट्री बैरियर है वो बहुत अच्छा खासा है। देन जो तीसरा एडवांटेज है वो ये है कि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत एसेट लाइट मॉडल है, यानी मीन्स बेसिकली अगर कोई नई नई कंपनी इसके जो इंडस्ट्री है उसमें आएगी तो उसको बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड उसको पता भी नहीं कि मैंने अगर इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया देन मेरे पास कोई क्लाइंट आने वाला है कि नहीं आने वाला है। लेकिन अगर हम कैम्स की बात करेंगे तो कैम्स एक मार्केट लीडर है इस इंडस्ट्री में। सो अगर उसने मीन्स उसको पता है कि भाई मैं कितना भी इन्वेस्टमेंट कर दूँ, मैंने कोई नया फीचर लाया, मैंने कोई नई सर्विस लाई, तो मेरे पास इतने सारे क्लाइंट हैं उसमें से कोई ना कोई तो खरीदने वाला है, जिसकी वजह से वो नए नए सर्विसेज नए नए फीचर ला सकते हैं, जिसकी वजह से मीन्स उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो उस पर अच्छा खासा रिटर्न उसको मिल सकता है। सो ये थे कैम्स के मोड। सो अभी हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे कैम्स के रिस्क की बारे में। सो मीन्स ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो कैम्स है वो बैंकरप्ट तो नहीं हो सकती, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो कम होते जा सकता है। सो इसका जो सबसे पहला रिस्क है वो यही है कि ये जो AMC है बड़ी बड़ी यानी इसके जितने भी क्लाइंट हैं यानी इसके जितने म्यूचुअल फंड वाले क्लाइंट हैं, अगर वो म्यूचुअल फंड के पास जो बिजनेस है वो आना कम हो गया, यानी जो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, अगर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना ही बंद कर दिया, अगर उन्होंने SIP बंद कर दिया जैसा हमें कोरोना में देखने मिला था, सो अगर ऐसा हुआ सो बेसिकली जितने म्यूचुअल फंड वाले हैं उनका जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा और साथ ही साथ कैम्स का भी रेवेन्यू कम हो सकता है। ठीक है, सो अगर ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो अगर डाउन होने लग जाती है यानी इसका ग्रोथ नेगेटिव में जाने लग सकता है, तो बेसिकली कैम्स का जो प्रॉफिट है उसका जो ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जाने मिल सकता है हमें। सो जो दूसरा रिस्क है वो ये है कि मीन्स ये जो फाइनेंस पूरा है जो इंडस्ट्री फाइनेंस इंडस्ट्री उसमें जो रेगुलेटर्स हैं जैसे SEBI, RBI, ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, यानी अगर मीन्स कुछ भी कोई नई पॉलिसी आई या फिर कोई नया फ्रेमवर्क आया जिसकी वजह से कैम्स को अपना बहुत कुछ चेंज करना पड़ सकता है, अपने पुराने एसेट से मीन्स या फिर पुरानी टेक्नोलॉजी से नए टेक्नोलॉजी पे आना पड़ सकता है, या फिर ऐसा ही कुछ हो सकता है, यानी अगर कुछ रूल्स पॉलिसी में कुछ चेंज हुआ जिसकी वजह से कैम्स को बहुत पैसा देना पड़ सकता है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ सकता है, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट कम हो सकता है, या फिर जो उसके रिटर्न्स हैं यानी रिटर्न ऑन इक्विटी ये सब चीज़ें वो कम हो सकती है, या फिर उसको बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, सो ये था दूसरा रिस्क। सो जो तीसरा रिस्क है वो यही है कि जो कंपनी है उसका जितना भी प्रॉफिट है उसका जितना भी रेवेन्यू है उस रेवेन्यू का 87% रेवेन्यू म्यूचुअल फंड से आता है। सो जो यहाँ पे फिगर की बात है वो यही है कि ये जो कंपनी है उसका पूरा रेवेन्यू मीन्स म्यूचुअल फंड से आता है, ऑलमोस्ट पूरा रेवेन्यू म्यूचुअल फंड से आता है। सो अगर जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसको कुछ भी हुआ या फिर कुछ भी पॉलिसी चेंज हुआ जिसकी वजह से लोग इसमें इन्वेस्ट करना बंद कर सकते हैं, तो तभी जो कैम है उसका जो रेवेन्यू है वो बहुत कम हो सकता है। सो मीन्स ये थोड़ा रिस्क बन सकता है, क्योंकि मीन्स हमें सबको फाइनेंस में पता है कि मीन्स फाइनेंस में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन एक कंपनी का 90% रेवेन्यू है किस चीज़ से आता है, किस सोर्स से आता है, सो थोड़ा टेंशन का विषय बन सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, सो हमने आज के वीडियो में आपको इंडस्ट्री के बारे में बता दिया, कंपनी के ग्रोथ के बारे में बता दिया, मोड्स के बारे में बता दिया, कुछ क्या बोलते हैं बेनिफिट्स के बारे में बता दिया, एंड देन आपको रिस्क के बारे में बता दिया। ठीक है, सो अभी जहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपको इसमें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करना चाहिए IPO खरीद के, या फिर आपको IPO गेन में मीन्स जो लिस्टिंग के बाद जो गेन होता है शॉर्ट टर्म गेन होता है तभी आपको बेच देना चाहिए। सो मेरे हिसाब से आप इस IPO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, सो मीन्स आपको शॉर्ट टर्म गेन तो मिल जाएगा, लेकिन अभी आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी आप पूछोगे कि ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि मीन्स अभी आप देखोगे कि जो IPO रहते हैं वो मेनली महंगे होते हैं, लेकिन जो NSE लिमिटेड है वो अपनी शेयर होल्डिंग बेच रही है इस कंपनी में, यानी उसके पास एक मजबूरी है। वो मजबूरी में चाहती है कि वो अपने जितने भी शेयर होल्डिंग है वो बेच दे, और वो चाहती है कि पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग बिके, यानी जितने भी शेयर उसके पास है वो सब बिक जाए। सो इसलिए वो चाहेगी क्या कि मीन्स अभी आप समझ जाए कि मीन्स आपके पास कोई ज़मीन है और आपको इमरजेंसी में ज़मीन बेचनी है, सो आप कोई भी दाम पे बेच दोगे, आप मीन्स उस ज़मीन को थोड़ा कम दाम पे बेच सकते हो। सो इसलिए मेरे हिसाब से जो NSE लिमिटेड है वो भी एक फेयर प्राइस पे इस IPO को बेच रही है। सो आप चाहो तो आप अभी लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में, सो आप चाहे तो आप IPO में खरीद सकते हो इस शेयर को, ठीक है। सो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वाले बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो यहाँ देखने के लिए, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं।